वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? गुड आफ्टरनून ही हो गया है। चलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक और नया सेशन। मेंस लेवल के क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। जो आज हम बात करेंगे दोस्तों, टॉप 7 अर्थमेटिक क्वेश्चंस, 7 अर्थमेटिक क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। ठीक है, और ये मेरा अनअकैडमी पे प्रोफाइल है। मेरे अनअकैडमी पे पेड क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए यू कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी बाय यूजिंग दिस कोड लोकेश, so that you will get a discount of 10% on your subscription. Okay, so ये रेफरल कोड याद रखिएगा। You can suggest to your friends if you want to take an academy subscription. Definitely you can use this code लोकेश। आगे बढ़ते हैं। So, दोस्तों स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस पे ये डेली फ्री लेक्चर्स होते हैं जो हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी फिलहाल मैं 4 बजे स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं, जहां पे मैं आईबीपीएस क्लरिकल का फुल कोर्स कवर करवा रहा हूं। ठीक है ना, तो आईबीपीएस क्लर्क का फुल कोर्स हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं, तो यू कैन फॉलो हियर। इसके अलावा टॉप 200 अर्थमेटिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे। इसके साथ बात करते हैं अबाउट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक क्वेश्चंस, टॉप 7 अर्थमेटिक क्वेश्चन ऑन द मीन्स लेवल। तो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, और आज के क्वेश्चन भी सारे मजेदार हैं। आपको बहुत ही मतलब अच्छे लेवल की चीजें देखने और सुनने को मिलेंगी। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो बनाइएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए जल्दी से बनाइए। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ इट? ये कहता है देयर आर 2 वेसल्स, 2 वेसल्स हैं ए और बी। ए कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:x। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है एक वेसल, 2 वेसल हैं आपके पास, एक ए वेसल है और एक बी वेसल है। ए वेसल के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया जा रहा है वो है 3 और x, और बी जो है उसमें प्योर 90 लीटर का पानी भरा हुआ है, प्योर 90 लीटर वाटर भरा हुआ है। ठीक है ना, फिर ये कहता है 60 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम वेसल ए इज टेकन आउट। तो इधर से 60 लीटर वेसल निकाल देते हैं और मिक्स कर दिया जाता है वेसल बी में, और इस वजह से मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3 और 7 हो जाता है। देखिए 90 लीटर ऑलरेडी था और अब 60 लीटर मिक्सचर मिला देते हो, मिक्सचर, तो यानी इसकी टोटल क्वांटिटी 150 लीटर हो जाएगी। और इसका रेशियो जो है 3 और 7 है। 3 और 7 कितना होता है? 10, यानी कॉमन फैक्टर 15 हो जाएगा, यानी ये 45 और ये 105 बन जाएगा। आर यू ओके विद दैट? ये 45 लीटर और ये 105 लीटर। आर यू ओके विद दैट? ठीक है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन में अटकना नहीं होता, बस आपको फ्लो के साथ जाना है। ओके, तो 45 और 105 ये हमारे पास नए मिक्सचर में आ चुका है। अब देखिए 105 ये जरूर हुआ है, बट आपके पास था तो 90 लीटर इनिशियली, यानी बेसिकली जो मिक्सचर ऐड हुआ है उसमें 45 और 15 पानी था। 45 मिल्क था और 15 पानी था, क्योंकि 90 लीटर तो ऑलरेडी इसके पास था। अगर ये 90 लीटर आप इसमें से निकाल देंगे तो यानी जो मिक्सचर 60 लीटर ऐड हुआ है उसमें 45 और 15 का रेशियो था, यानी दैट रेशियो इज 3:1। तो यानी 3 और x की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 3:1। तो x किसके बराबर होगा? 1 के। तो आंसर इज 1 वुड बी द राइट आंसर दोस्तों।
3:1। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, बस आपको फ्लो के साथ जाना था, ठीक है ना। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन, ट्राई दिस आउट। ये बनाइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Simple interest. This is on simple interest. Everything is on simple interest. Okay. जल्दी से बनाइएगा। यस, भार्गव रवल का आंसर भी आ गया 8%। वेरी गुड भार्गव, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर है। 8% इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छे। देखिए मैं पहले क्वेश्चन क्लियर करता हूं क्या होगा। बहुत अच्छे भार्गव, अच्छा आंसर निकाला है। 8% इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन सही है, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ये कहता है राज जो है एक सम ऑफ मनी है, उसको इन्वेस्ट करता है स्कीम ए में 4 साल के लिए, ठीक है ना। तो राज क्या करता है, एक अमाउंट है, उसको 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता है स्कीम ए पे। और ये कहता है ही ऑल्सो इन्वेस्टेड ट्वाइस द सम ऑफ मनी, यानी डबल प्रिंसिपल जो है वो स्कीम बी में लगाता है 5 साल के लिए फॉर 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर क्या हो रहा है, एक में प्रिंसिपल अगर पी है तो दूसरे में 2p होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है। गॉट इट? बात समझ रहे हैं? आगे कहता है नाउ ही रिसीव्ड ₹7200 मोर इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बी। अब यहां पे जो पैसा लग रहा है वो 4 साल के लिए लग रहा है और यहां जो लग रहा है 5 साल के लिए लग रहा है। तो ये कहता है इसको बी स्कीम में जो पैसा मिलता है वो 7200 ज्यादा मिलता है देन स्कीम ए। इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक हो गई बात। फिर ये कहता है इफ ही रिसीव्ड 27,000 आफ्टर 10 years फ्रॉम स्कीम ए देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए ये जो प्रिंसिपल पी आपने R% पे लगाया था 4 साल के लिए, तो मान लीजिए इसका 1 साल का इंटरेस्ट आई होगा। मान लीजिए, मुझे नहीं पता प्रिंसिपल, मुझे नहीं पता रेट, लेकिन प्रिंसिपल पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 1 साल का वो मैं आई मान लू, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 4i। यहां पे क्या हुआ है, आपका प्रिंसिपल डबल हो गया है लेकिन रेट वही है, तो यानी इसका 1 साल का इंटरेस्ट 2i हो जाएगा। तो 5 साल का इंटरेस्ट 10i यानी 10 इंटरेस्ट हो जाएगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने इंटरेस्ट का आ रहा है, 6i का आ रहा है, 6i, एंड दैट इज इक्वल टू 7200। तो यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1200, यानी इनका जो 1 साल का इंटरेस्ट होगा 1 year इंटरेस्ट दैट विल बी 1200। ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए। इसके बाद इसने एक चीज कही है, ये कहता है अगर 1 साल का इंटरेस्ट इसका 1200 है तो ये कहता है इफ ही रिसीव्ड अमाउंट ऑफ 2700 आफ्टर 10 years फ्रॉम स्कीम ए, यानी अगर ये 1 साल में 1200 रुपए अर्न करता है तो 10 साल में कितना करेगा, 12,000 इंटरेस्ट। और इसको जो अमाउंट रिसीव होता है वो 27,000 का है। तो अगर मैं 27,000 घटा दूं 12,000 तो बचेगा 15,000, तो दैट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 15,000 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट अमाउंट विल बी 15,000, 15,000 प्रिंसिपल 15,000 हो गया, और आपका 1 साल का इंटरेस्ट 1200 है, तो 1200 15,000 का कितना प्रतिशत है, वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 1200 15,000 का कितना प्रतिशत है, 15,000 का कितना प्रतिशत, 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 15 से 120 8 बार, तो आंसर इज 8%। सो द राइट आंसर इज 8%। समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइएगा।
प्रशांत गुप्ता जी, मेरा नया बैच जो आ रहा है मेंस के लिए वो 5 अक्टूबर से आएगा, 5 अक्टूबर से, ठीक है। 5 अक्टूबर से मेरा फ्री बैच आने वाला है, मेंस बैच आने वाला है टोटल, ठीक है ना। एंड दैट विल बी फोकस्ड ऑन IBPS PO मेंस। ये समझ में आया कि नहीं? तो क्वेश्चन बड़ा ही सही था, थोड़ा सा टेक्निकल था, मतलब टेक्निकल इन द सेंस सोचने का क्वेश्चन था, अदरवाइज इसको आसानी से बना सकते हैं, फंसा सकता है ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, ओके। इसके लिए कंसेप्ट की बिल्ड कमांड बहुत जबरदस्त चाहिए। बात समझ में आई या नहीं इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताइए सभी को समझ में आ गया कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये समित क्वेश्चन इजी था, फंसाने वाला था बस। मेंस में और क्या होता है, मैं कहता हूं ना मेंस डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन मेंस में फंसाने वाली चीजें दी जाती है जहां पे आपको सोचने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, इसको क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए। भार्गव कह रहे हैं आई थिंक 624 होगा, ओके। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 624 इज द राइट आंसर भार्गव, वेरी गुड यार। 624 इज द राइट आंसर। आई डोंट नो क्या अप्रोच से आप गए, बट करेक्ट है। इसका अप्रोच सिखाता हूं मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन का। यहां देखिए हो क्या रहा है, ये कहता है आप एक आर्टिकल को 650 रुपए में बेचते हो, यू आर सेलिंग एन आर्टिकल ऑट 650 रुपीज, और आपको प्रॉफिट होता है X% का, ठीक है। अब ये कहता है इफ यू इंटरचेंज द CP एंड SP, यानी आप कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इस कंडीशन में आपको Y% का लॉस होता है। आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, यू विल कम टू नो कि क्या बात हो रही है। मान लीजिए आप एक आर्टिकल है 100 रुपए का है, ठीक है, एक आर्टिकल 100 रुपए का है, इसको आप 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, यानी इसका सेलिंग प्राइस 110 हो जाएगा कि नहीं। जब आप इनको इंटरचेंज करोगे 110 और 100, लेकिन इस कंडीशन में आप एक चीज नोट करिए, लॉस तो वही का वही रहेगा ना भाई, लॉस तो वही रहेगा, लेकिन कंपैरिजन पॉइंट बदल जाएगा, तो यहां नीचे 110 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू जो होती है डिवाइड में आ जाएगी। पहले क्या हो रहा था 10/100, बात समझ रहे हैं मेरा। तो अगर आप प्रॉफिट और लॉस की रेशियो की बात करें, अगर एक्स और वाई, जैसे ये प्रॉफिट परसेंट था आपका, ये आपका लॉस परसेंट था, अगर आप इनके रेशियो की बात करें तो ये बन के आता है 10/100 पहले, और बाद में बन गया 10/110। ये इनके बीच का रेशियो होता है। जीरो से ये जीरो कट करेगा, ये जीरो से ये जीरो कट करेगा, तो ये कैलकुलेट होंगे, तो यानी इनके वैल्यू निकल के आएगी 11 और 10। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम विल हैपन हियर। क्या हो रहा है, यहां पे CP कुछ है, मुझे नहीं पता कितना है, और ये 650 पे बेचा गया, गॉट इट। उसी तरह से यहां पे CP 650 बन जाएगा और CP के बराबर का SP बन जाएगा। तो यहां पे हो रहा था प्रॉफिट ऑफ X%, प्रॉफिट ऑफ X%, और यहां पे हो रहा है लॉस ऑफ Y%। इज इट क्लियर? आर यू गेटिंग? ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये जस्ट मैंने एक अप्रोच बताया आपको। अब ये कहता है X और Y का जो रेशियो है 1 और 5 और 4 में, तो इसका एक काम कर सकते हो आप, इसका एक चीज कर सकते हो आप। क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इसका जो X और Y होगा ये 1/5 और 1/4 हो जाएगा। जिस रेशियो में ये दिए जाते हैं ना, जैसे X की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/5 और Y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1/4, ठीक है। तो ये निकल के आएगा आपका 20%
और ये निकल के आएगा आपका 25%। बस इतना सा कर दिया करो। एक्स और वाई का रेशियो जो दिया जा रहा है, एक्स और वाई का, ये 5 और 4 दे रहा है, तो यू हैव टू टेक एक्स परसेंट, क्योंकि हमें एक्स परसेंट में दे रहा है। देखो वैल्यू और इसमें फर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक्स परसेंट और वाई परसेंट की बात कर रहा है। गॉट इट। तो आपको इसको लेना है एज अ 1/5 और इसको लेना है एज अ 1/4, ठीक है। बस इनको रिवर्स करके लिख देना है, तो आपको अपने वैल्यू मिल जाते हैं। तो 20% का प्रॉफिट है और 25% का लॉस है, तो बस इस इक्वेशन में रख दो। 20% प्रॉफिट होने का मतलब है 5 और 6, सॉरी 4 और 5, सॉरी उल्टा ले रहा हूं मैं, एक सेकंड उल्टा ले रहा हूं, वेट, 1/5 नहीं, 1/4 और 1/5, इस तरह से उल्टा ले लीजिए, बस आपका वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1/4 और 1/5, उल्टा लिखना है, ठीक है, रिवर्स कर देना है इनको, ये 4 इधर और 1/5 इधर, तो ये बन के आएगा आपका 25% और ये बन के आएगा आपका 20%, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। कुछ भी रेशियो में दिया गया हो, इसको रिवर्स कर देना है, 1/4 और 1/5 निकल के आ जाएगा, तो इनका वैल्यू निकल के आएगा 1/4 एंड 1/5। देखिए इसको बदलेंगे तो ये 5 और 4 क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये इनका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आता है, तो ये 25% और ये 20%। अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये निकल के आएगा 4 और 5 का रेशियो, और ये 20% का लॉस हो रहा है, यानी इस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना। तो 20% का लॉस होने का मतलब होता है सीपी और एसपी का रेशियो 5 और 4 का होना। गॉट इट, क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ये चीज। तो आपको बस यहां पे रख देना है। अगर ये 650 है तो यानी ये 520 हो रहा होगा, दैट विल बी 520, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, मैं इसका तरीका बता देता हूं होता कैसे है। पहले ये अप्रोच याद रखिएगा, अप्रोच याद रखना। देखिए इसने एक्स और वाई का रेशियो 5 और 4 कहा है, आपको इनको रिवर्स में भेज देना है, तो ये बेसिकली बनाएगा 1/4 और 1/5, इतना याद रखा करो, कभी गलत नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू 1/4 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगी, ठीक है। कभी भी ऐसा लिख दीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा ये तरीके को, ये 25% और ये 20%, ठीक है। गॉट इट। इसका मेथड थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा वो अवॉइड करना चाहता हूं। अगर हो सके इस तरह का क्वेश्चन कभी आप टकरते हैं तो आप ये अप्रोच अप्लाई करिए, कभी गलत नहीं होगा। दिस इज द टोटली करेक्ट अप्रोच। रुको, मैंने आंसर कहां खत्म किया, 1 मिनट रुको तो सही, ठीक है। तो ये जो रेशियो क्रिएट करता है, दैट क्रिएट, अगर प्रॉफिट में बेचा जाए 4 और 5 का, तो ये 650 है, तो ये 520 आ जाता है, तो यानी आपका कॉस्ट 520 है। अब ये कहता है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ y%। y की वैल्यू कितनी है, 20% है। अगर आप इसको 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहते हो तो इसका 20% कितना होगा, 104, ऐड कर दीजिए, तो इट विल बी 624। तो आंसर इज 624, बी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इसका एकदम सटीक और करेक्ट मेथड ये हो जाता है, आप इसको आराम से लगा सकते हो और एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आर यू गोटिंग, गॉट इट। सबसे पहले सब जल्दी से बताइए समझा या नहीं, ये अप्रोच समझी या नहीं। अब इसका डिटेलिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका मैं एक इक्वेशन थोड़ा सा फॉर्म करके आपको बता देता हूं कैसे होगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। देखिए सीपी को हम एक्स मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को मुझे नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है, उसको चलो एक्स नहीं मानता, मैं सी मान लेता हूं, और ये 650 रुपए है। गॉट इट। अब इस पे प्रॉफिट कितना मिलेगा, इसको 650 माइनस सी अपॉन सी इंटू 100। गॉट इट, क्लियर हुआ। ये एक इक्वेशन क्रिएट होती है। दूसरी इक्वेशन अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे 650 कॉस्ट बन जाएगा और सी सेलिंग प्राइस बन जाएगा, तो यहाँ पे होगा लॉस। तो लॉस तो अभी भी 650 माइनस सी अपॉन 650 इंटू 100 बन जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, और इनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी 5:4। इसको क्रॉस करना होगा आपको, यू हैव टू मेक इट क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इनको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए होता क्या है, 650 सी से ये कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, ये बन के मिलेगा आपको 650। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में भेजा है तो 650 और ये इधर 5, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, 4c इज इक्वल टू 5 अपॉन 650। तो 5 से ये चला गया 130, 130 इंटू 4 520, तो कॉस्ट प्राइस जो निकल के आएगा 520 आ जाएगा। गॉट इट। तो मेथड वाइज अगर आपको जाना है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
देखो मैंने कुछ उल्टा नहीं किया, मैं बताता हूँ क्या होता है। अब एक बात बताओ, एक चीज समझाओ, अगर ए और बी का इन्वेस्टमेंट, अगर ए का इन्वेस्टमेंट 1/2 है और बी का इन्वेस्टमेंट 1/3 है, तो इनका रेशियो क्या होगा? तो रेशियो विल बी 3/2 ना मेरे भाई। ए और बी, ए का इन्वेस्टमेंट अगर 1/2 है और बी का इन्वेस्टमेंट अगर 1/3 है, तो ए और बी का रेशियो 3 और 2 होगा कि नहीं? तो ये वही चीज यहां हो रही है। एक्स और वाई का रेशियो 5 और 4 है, तो इनका जो फ्रैक्शन निकल के आना चाहिए वो 1/4, ये 4 इधर और 5 इधर, तो 1/4 और 1/5 आएगा। अगर ये 1/4 और 1/5 होंगे तभी ये 4 और 5 और 4 के रेशियो में रहेंगे, 5 इधर 4 इधर। अगर आप इसको 1/5 और 1/4 लिखोगे ना, तो ये 4 और 5 का रेशियो बना देंगे, तो ये गलत हो जाएगा फिर। दैट्स वाई इट इज रॉन्ग। तो दैट्स वाई हमने कहा ये 4 इधर भेजो, 5 इधर भेजो। बस ये ट्रिक की तरह याद रख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन जब आपको दिखे तो ये ट्रिक की तरह याद रख लीजिए, बस जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और मेथड से जाओगे तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे भी कॉस्ट आपको 520 मिल जाएगा, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक रहा? जल्दी से बताओ समझा या नहीं? थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, दिया जा सकता है इस तरह से। एक बार दोनों मेथड फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना, मैं दोनों बता रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखिए इसने कहा एक आर्टिकल है 650 रुपए में बेचा जाता है, यानी बट ऑब्वियस है कॉस्ट कम होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। फिर ये कहता है अगर इंटरचेंज हो जाते हैं तो इसको लॉस हो जाता है y% का, तो यू आर गेटिंग अ लॉस ऑफ y%, ठीक है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ y%। सो रेशियो ऑफ x एंड y इज 5:4, इसने कंडीशन दी है। तो मैंने क्या बोला है, पहले प्रॉफिट हो रहा था और ये लॉस हो रहा है, तो बट ऑब्वियस है लॉस की वैल्यू कम होगी, बट ऑब्वियस है। तो मैंने क्या बोला, इसको 5:4 है ना, अगर इनका रेशियो 5 और 4 है तो टेक इट एज 1/4 एंड टेक इट एज 1/5, 4 इधर और 5 इधर, बस इतना कर दीजिए। तो 1/4 की वैल्यू हो जाती है 20, इस 25 और इसकी वैल्यू हो जाती है 20%, तो यही आपका डिस्काउंट दे देता है। गॉट इट? ये एक तरीका मैंने आपको बताया, 25% और 20%, इस पे ये सिचुएशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। पहला मेथड ये था, ये आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर दे देगा, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा मैंने क्या बताया, अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो कॉस्ट को सी मान लो, सेलिंग प्राइस 650 मान लो, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट विल बी 650 माइनस सी अपॉन सी इन 200। अब आप इंटरचेंज कर देते हो तो 650 कॉस्ट बन जाता है और सी सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो इस कंडीशन में लॉस होगा तो लॉस भी 650 माइनस सी ही होगा, डिवाइडेड बाई 650 आ जाएगा और इनटू 100। और इन दोनों के बीच में एक्स और वाई का जो रेशियो है परसेंटेज वाइज वो है 5 और 4 का। तो अगर आप सॉल्व करेंगे 100 से 100 कटेगा, 650 माइनस सी दोनों तरफ है, कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनाएगा 5/650, 4 ऊपर चला जाएगा, दिस बिकम 4c। तो 4 से मतलब सॉरी 5 से ये कट हो जाएगा 130, तो 130 इंटू 4, तो सी का वैल्यू 520 आ जाएगा। तो यानी कॉस्ट विल बी 520। तो अगर कॉस्ट 520 है यानी प्रॉफिट 130 का है, तो परसेंटेज इज 25%, और यहां से निकल के आएगा आपका 20%। गॉट इट? क्लियर? तो ये आपका आंसर दे देगा। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ये ट्रिक की तरह थोड़ा सा, ये इस तरह के मैंने कल 1-2 क्वेश्चन बनाए थे तो मुझे अच्छा लगा ये मेथड, तो यहाँ पे ये मेथड एकदम सटीक बैठता है, एकदम सटीक बैठता है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। जी आकाश, जितनी बार जब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़िएगा, ये बनाइएगा। विकास आज होगा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था, परसों नेट चला गया था, नेट ही नहीं था, तो आई हैव स्केड्यूल द क्लास, बट गलती से मैंने 25 तारीख डाल दिया, मुझे याद ही नहीं रहा कि कल 24 थी, मैंने गलती से 25 तारीख डाल दिया और 25 आज थी, तो वो कल की बजाय आज की क्लास हो गई है। तो आज लूँगा मैं, डोंट वरी, ठीक है ना। वो मैंने भी कल देखा, जब मैं लेक्चर लेने आया तब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये गलती से मैंने आगे कर दिया है। मैं ट्राई कर रहा था उसको रीस्केड्यूल करने का कल के लिए, बट हो ही नहीं रही थी, बहुत ट्राई किया मैंने। तो 10-15 मिनट उसी में गए मेरे, मैंने बात भी किया ना अकेडमी में कि शिफ्ट हो सकता है क्या, तो बोले सर पॉसिबल नहीं है, पीछे आना पॉसिबल नहीं, आगे जा सकते हो। तो फंस गया मेरा वो क्लास। आज होगा, डोंट वरी, एवरेज का लेक्चर आज होगा। दीप नहीं,
दीप देखो, प्रॉफिट और लॉस के अंदर क्या होता है? जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, और लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है मेरे दोस्त? जब लॉस होता है सीपी माइनस एसपी करते हैं। तो जब आप एसपी जब 650 ले रहे थे तो सीपी आपको तब भी अननोन ही था, तो 650 माइनस सी लिया। लॉस जब आपने चेंज कर दिया तो सीपी अब आपका 650 बन गया और सेलिंग प्राइस सी हो गया, तो रहा तो वही ना, 650 माइनस सी ही रहा, तो वो उल्टा नहीं लिखा जाएगा। ओके दीप, क्लियर? क्योंकि आप चाहे अब आप प्राइस इंटरचेंज कर रहे हो तो लॉस और प्रॉफिट की वैल्यू जो रहेगी वो तो सेम ही रहेगी ना। तो ये भी 650 माइनस सी है, तो ये भी 650 माइनस सी ही रहेगा। गॉट इट? चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से आंसर दीजिए। ये कह रहा है अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप्स पी क्यू एंड आर इन 3x एंड y आवर्स। भार्गव का आंसर है 18 आई थिंक गलत है। देखिए ये कहता है एक टैंक है, इसको फिल किया जाता है पी क्यू और आर पाइप के द्वारा। मैं समझाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपके पास 3 पाइप हैं, पी क्यू और आर। तो ये कहता है इसको समय लगता है इनको, तो लगता है 3x और y। ठीक है? अब ये कहता है एफिशिएंसी ऑफ दीज पाइप इज 50% एज व्हेन दे आर एम्प्टिंग द टैंक। यानी ये तो टैंक फिल करने वाले की एफिशिएंसी है, टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। लेकिन ये कहता है इनकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है जब ये टैंक खाली करते हैं। तो यानी ये टैंक खाली करने में भी यूज हो सकते हैं, सेम पाइप जो है टैंक खाली करने में भी यूज हो सकते हैं, लेकिन उस समय पे इनकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है, तो इनका जो समय होगा डबल हो जाएगा। तो इसको 2x, इसको 6r, इसको 2x और इसको 2y समय लगेगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये तब है जब ये फिल कर रहे हैं और जब एम्प्टी करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एक एक लाइन को समझ के करते हैं, ठीक है? चलिए फिर ये कहता है टाइम टेकन बाय पाइप पी एंड आर। तो पाइप पी इज इनलेट एंड आर इज एन आउटलेट टू फिल द टैंक इज 1/3 लेस देन टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर आउटलेट। ठीक हो गया? अब ध्यान से समझिए। तो ये लाइन को एक बार छोड़ते हैं हम। रीजन क्या है? ये कह रहा है जब पाइप पी को एज ए इनलेट यूज करोगे और आर को एज ए आउटलेट यूज करते हो तो आपको जो समय लगता है वो 1/3 कम होता है। किससे? जब क्यू को इनलेट और आर को आउटलेट की तरह यूज करते हैं तो उससे। लेकिन वो कितना समय क्या है? क्योंकि हमें अभी क्यू और आर दोनों ही अननोन है हमारे लिए, ना तो मुझे इनके भरने की स्पीड पता है, ना ही खाली करने की पता है। तो ये स्टेटमेंट को मैं साइड में रखता हूं एक बार, क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है इफ पी एंड आर बोथ यूज्ड एज एन आउटलेट दे कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स। तो वहीं पे अगर आप पी और आर को दोनों को आउटले की तरह यूज करोगे दोनों को, तो आउटले की तरह इसका समय कितना था? 6 घंटे। इसका समय कितना है? 2y, मुझे नहीं पता, रुकते हैं। तो दोनों मिलके टैंक 4 घंटे में खाली कर लेते हैं। तो ये हमारा काम का स्टेटमेंट है, इससे हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे और क्या? ध्यान से सुनिए। देखिए पी टैंक को खाली करता है 6 घंटे में, तो पी और आर मिलकर टैंक को खाली करते हैं 4 घंटे में। तो अगर हम देखें तो एफिशिएंसी को 12 ले लें, तो यानी पी खाली करेगा 2 और ये दोनों मिलकर खाली करेंगे 3। यानी दोस्तों आर अकेला कितना खाली करेगा? 1, क्योंकि ये 2 खाली करता है, दोनों मिलकर 3 खाली करते हैं, नहीं आर 12। तो यानी दोस्तों इसकी जो वैल्यू आएगी 12 आ जाएगी। अगर ये 12 है, इफ इट इज 12, तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या कह रहे हो भाई साहब? जब एफिशिएंसी 50% होती है तो टाइमिंग डबल हो जाता है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये टाइमिंग्स हैं, ये आर 3x एंड y आर दिया हुआ है। तो जब एफिशिएंसी आधी होती है तो टाइम डबल होता है, याद रखिए ना। गॉट इट? यहां तक समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए आगे कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। अगर आपको एक एक स्टेप नहीं क्लियर होगा मुझे बताते चलिए। ये पार्ट समझ में आया कि नहीं? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखिए इसने दिया है देयर आर 3 पाइप्स पी क्यू एंड आर। 3 पाइप हैं। पी फिल करता है 3 घंटे में, क्यू फिल करता है x और आर फिल करता है y आवर्स में। और ये एम्प्टी करता है, डबल हो जाएगा, क्योंकि इसने लिखा है ये सेम पाइप एम्प्टी की तरह भी यूज हो सकते हैं, लेकिन उस समय पे इनकी एफिशिएंसी 50% हो जाती है। तो यानी ये 6 घंटे में खाली करेगा, ये 2x में और ये 2y में।
इसके बाद इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि इफ पी एंड आर बोथ यूज्ड एज ए आउटलेट पाइप, तो अगर आप पी और आर दोनों को एज ए आउटलेट पाइप यूज करते हो, यानी खाली करने वाले पाइप की तरह यूज करते हो, तो दे कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स। तो देखिए पी अकेला खाली करेगा 6 घंटे में, पी और आर दोनों मिलकर टैंक को खाली करेंगे 4 घंटे में। तो 6 और 4 का एलसीएम लिया 12 आ गया, तो इसकी एफिशिएंसी 2 निकल के आ गई खाली करने की स्पीड, और इन दोनों की खाली करने की स्पीड 3 निकल के आ गई। यानी आर कितना खाली करेगा, 1 खाली करेगा। तो यानी आर पूरा टैंक कितनी देर में खाली करेगा, 12। तो यानी 2y की वैल्यू 12 आ गई, तो यानी y की वैल्यू 6 आ गई। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है या नहीं, जल्दी से प्लीज मुझे बताइएगा। आगे बढ़ूं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम, ठीक है। आगे क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझना है, ठीक है, आराम से समझना। अब इस स्टेटमेंट को यूज लेते हैं। देखिए हमें पी और आर दोनों की कैपेसिटी पता लग चुकी है, तो इसने एक स्टेटमेंट पी और आर से रिलेटेड दिया था। क्या दिया था? टाइम टेकन बाय पी, पी को इनलेट की तरह लेना है और आर को आउटलेट की तरह लेना है। तो लीजिए पी इनलेट में कितना समय लेता है, 3 घंटे। आर खाली करने में कितना समय लेता है, 12 घंटे। तो इनको कितना समय लगेगा, तो देखिए 3 और 12, एलसीएम विल बी 12, एफिशिएंसी विल बी 4 -1, तो दोनों मिलके कितना फिल करेंगे, 3, यानी 4 घंटे लेते हैं। तो पी और आर को जो समय लगता है वो 4 घंटे लगता है, विच इज 1/3 लेस है। 1/3 लेस का मतलब होता है रेशियो विल बी 2:3। तो यानी अगर इसको 4 घंटे लग रहे हैं तो इनको 6 घंटे लग रहे होंगे। तो यानी कहने की बात ये होगी, क्यू एज ए इनलेट और आर एज ए आउटलेट यूज करते हैं, तो इनका समय जो आएगा दैट विल बी 6 आवर। क्यू एज ए इनलेट, आर एज ए आउटलेट, जो इनका समय निकल के आएगा दैट विल बी 6 आवर। तो ले लेते हैं इस बात को। देखिए आर एज ए आउटलेट कितना समय लेता है, 12 घंटे खाली करने में। क्यू एज ए इनलेट मुझे नहीं पता कितना समय लेता है, बट दोनों मिलकर टैंक को कितनी देर में फिल करते हैं, 6 घंटे में। तो ये आर एज ए आउटलेट यूज हो रहा है, क्यू एज ए इनलेट और आर एज ए आउटलेट। तो देखिए 12 और 6 का एलसीएम फिर से 12 ही आएगा, तो ये एक एम्प्टी करेगा और ये दोनों मिलके 2 फिल कर रहे हैं। तो यानी आर के फिल करने की, क्यू के फिल करने की स्पीड 3 हो जाएगी। सो 12/3 यानी 4। तो यानी क्यू को पूरा टैंक भरने में 4 घंटे लगेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी 8 आवर्स। ये क्लियर हो गया। अब ये कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप क्यू एज ए आउटलेट एंड आर एज ए इनलेट, ठीक है ना। तो क्यू को एज ए आउटलेट यूज करना है और आर को एज ए इनलेट यूज करना है, तो कितना समय लगेगा। तो आर को एज ए इनलेट यूज करना है, इनलेट इसका समय कितना है, 6 घंटे। क्यू को एज ए आउटलेट यूज करना है, समय कितना है खाली करने का, 8 घंटे। तो 6 और 8 की अगर हम बात करें, एलसीएम विल बी 24, तो ये लेगा 4 और ये करेगा 3, तो आंसर विल बी 24 आवर्स, सी ऑप्शन। सो द राइट आंसर वुड बी सी ऑप्शन। क्लियर है? आई होप काफी सारे बच्चे लाइव से चले जाएंगे इसको देखने के बाद। 50 थे, 40 रह गए एज एक्सपेक्टेड, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है यार, क्या करें। ठीक है, 24 आवर्स इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं, पूरा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखिए इसने कहा है पी क्यू एंड आर 3 पाइप हैं, इनका समय दिया है 3xy, तो ये 3, ये x और ये y। और ये कहता है ये सेम पाइप एज ए पाइप को खाली करने में भी यूज हो सकते हैं, यानी ये दोनों काम करेंगे, भरने का भी करते हैं और खाली करने का भी करते हैं। लेकिन जब एज ए इनलेट आउटलेट पाइप यूज करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है, तो यानी इनका समय डबल हो जाएगा। तो ये 6r लेगा, ये 2x लेगा और ये 2y लेगा। ठीक हो गया। फिर इसने एक स्टेटमेंट दिया था ये वाला, इफ P and R बोथ यूज्ड एज ए आउटलेट दे कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स। तो ये कहता है अगर P और R दोनों को एज ए आउटलेट की तरह यूज किया जाए तो इनको 4 घंटे लगेंगे। तो देखिए इसका आउटलेट का टाइमिंग हमें पता है 6 घंटे है, तो दोनों मिलके 4 घंटे लेते हैं। तो 6 और 4 का एलसीएम 12 लिया था, तो इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3, यानी R अकेला कितना खाली करेगा 1, तो यानी R का समय आ गया था 12। 2y = 12, यानी ये 6 हो जाएगा। गॉट इट।
इसके बाद इसने एक स्टेटमेंट, अब देखिए हमारे पास पी और आर के वैल्यूज आ चुके हैं, तो पी और आर से रिलेटेड ये चीज थी, पी को जब आप इनलेट यूज करते हो और आर को जब आउटलेट यूज करते हो, तो पी को इनलेट यूज करना है तो पी का इनलेट टाइमिंग कितना है 3 घंटे, आर का आउटलेट टाइमिंग कितना है 12 घंटे खाली करने का, 3 और 12 का एलसीएम 12, एफिशिएंसी 4 और -1 यानी टोटल 3, तो यानी 4 घंटे मिलके भरते हैं, तो इनको भरने में 4 घंटे का समय लगेगा। तो ये क्या कहता है, ये जो पी और आर को लगने वाला समय है ये 1/3 कम है, 1/3 कम का मतलब होता है 2:3। तो अगर इसका समय 4 घंटे है तो ये 6 घंटे होगा, तो किससे मुकाबला कर रहा है, तो ये कर रहा है क्यू इनलेट और आर आउटलेट में, तो क्यू इनलेट यानी ये और आर आउटलेट में यानी आर 12 में, तो ये देखा है आर 12 और क्यू और आर मिलके 6 घंटे लेंगे, तो ये निकाला हमने 6R, तो 12 और 6 का एलसीएम 12 बनेगा, ये -1 खाली कर रहा है तो -1 और क्यू और आर मिलके भरेंगे 2 लीटर, तो अगर ये 2 लीटर भरते हैं और ये 1 खाली करता है यानी ये कितना फिल कर रहा होगा 3, क्योंकि भाई एक खाली कर रहा है और दोनों मिलके 2 ही भर पा रहे हैं, यानी क्यू कितना भर रहा था 3, ये 3 भरेगा और ये खाली करेगा तभी तो दोनों मिलके 2 भर पाएंगे, तो बस क्यू की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, तो 12/3 यानी 4 घंटे, तो क्यू के भरने का जो समय है वो 4 घंटे का और खाली करने का समय 8 घंटे का है। ये बात समझ में आ गई, बट क्वेश्चन यहाँ रुका नहीं है, ये कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप क्यू एज ए आउटलेट, क्यू को एज ए आउटलेट यूज करना है यानी 8 घंटे और आर को एज ए इनलेट यूज करना है यानी 6 घंटे, तो 6 और 8 लिया, इनका एलसीएम 24 होगा, तो ये भरेगा 4 लीटर, ये खाली करेगा 3 लीटर, तो दोनों मिलके 1 लीटर भर पाएंगे, तो 24/1 यानी 24 आवर्स, सो आंसर इज 24 आवर्स। ठीक है, क्लियर रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व इट। दैट इज द इश्यू, मैं मेंस लेवल पढ़ाना पसंद नहीं करता इसी मेंस इधर ऐसे फ्री में बच्चे ही भाग जाते हैं। चलो बताओ, बनाइए। A bag contains 5 blue and 3 green balls. Another bag contains 4 blue and 5 green balls. From any one of these, a single draw of 2 balls is made. Then find the value of P. तो आपको P का वैल्यू निकालना है और P क्या है? Fp is the probability that one of them would be blue and other is green. आंसर बताइएगा क्या रहेगा। ये तो बना दीजिए, आसान क्वेश्चन है ये तो, वेरी गुड। ए, देखिए यहां क्या हो रहा है, आपके पास 2 बैग दिए गए हैं, एक बैग में 5 ब्लू बॉल है एंड 3 ग्रीन बॉल है और दूसरा बैग दिया गया है, ठीक है, जहां पे 4 ब्लू बॉल्स हैं एंड 5 ग्रीन बॉल हैं। अब ये कहते हैं फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज अ सिंगल ड्रॉ ऑफ 2 बॉल इज मेड, तो इन दोनों में से किसी भी एक बैग में से 2 बॉल एक साथ उठाई जाएंगी, यानी बैग एक ही यूज होगा, दोनों नहीं, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे कंडीशन ऐसी बनेगी कि बैग की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी 1/2। अगर आप एक एक बैग में से बॉल निकाल रहे होते तो फिर बैग की प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं थी, ये फर्क है इधर। तो यहाँ पे आपको 1/2 लेना पड़ेगा पहला। अब एक ही बैग में ब्लू और ब्लैक निकले और एक ही ब्लू निकले और एक ही में ग्रीन निकले, तो मान लीजिए बैग पहला है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5C1 × 3C1 अपॉन 8C2। 8C2 का वैल्यू होता है 8 × 7 56 का आधा यानी 28 प्लस अगर इधर से निकाल दें और ही हो गया, ये हमारे लिए इधर से भी निकल सकती है, तो 4 ब्लू है तो 4C1 × 5C1 और ये होती है 9 × 8 72 का हाफ यानी 36। करेक्ट, क्लियर है। इसको कट कर सकते हैं, 4 से ये चला जाएगा 9 बार, सॉल्व कर देते हैं। 28 × 9 ये हमारा एलसीएम रहेगा, रुकते हैं एक बार, जल्दबाजी नहीं, ये 1/2 रहेगा। 28 से ये गया 9 बार तो 5 दिए 15 × 9 यानी 135।
9 से ये गया 28 12, 28 इंटू 5 140, बस सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट योर थिंग। तो ये बन के आता है 275 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 2 56, 56 इंटू 9 504। तो आंसर इज 275 अपॉन 504। गॉट इट? क्लियर हुआ? समझ में आ गया सभी को? चलिए ग्रेट। अगला बनाइए। जल्दी से बनाइए। Yes, Aman, we are preparing for means in these sessions. आपको नहीं लग रहा means? दो आंसर आए, एक पांचवा और एक थर्ड। देखिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये कहता है एक्स वाई एंड जेड तीनों मिलके एक काम को 32 दिन में कर देते हैं, ठीक है ना। और इसने एक स्टेटमेंट दिया है जेड अकेला बचा हुआ काम 20 दिन करता है। अच्छा छोड़ते हैं इसको। फिर ये कहता है वाइल जेड अलोन कैन फिनिश द वर्क इन डैश डेज। तो आप यहां से उठा सकते हैं, एक एक ऑप्शन उठाना है आपको। जेड की अकेले की वैल्यू कितनी है? पहले ऑप्शन के हिसाब से 80 लेके चलते हैं। फिर ये कहता है तीनों मिलके काम शुरू करते हैं एंड आफ्टर डैश डेज एक्स एंड वाई लेफ्ट, और रिमेनिंग काम जो है जेड पूरा करेगा 20 दिन में। तो आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो पहला ऑप्शन उठाना पड़ेगा आपको। तो ये सीधे मेथड से नहीं होगा, आपको ऑप्शन पुट करने पड़ते हैं। तो पहले 32 और 80 किया, 32 और 80 का एलसीएम 160, ये 5 और ये 2, तो यानी तीनों मिलके 5 काम करेंगे, यानी एक्स और वाई का जो मिला के एफिशिएंसी रहेगा वो 3 का रहेगा। ठीक हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के क्या होता है, एक्स वाई और जेड तीनों मिलके डैश डेज काम करेंगे, यानी 24 दिन। देखिए पांचों का जो तीनों का जो एफिशिएंसी वो 5 है, तो यानी इस हिसाब से 120 काम हो जाएगा। काम बचेगा कितना इस हिसाब से 40, और ये बचा हुआ काम जेड डिवाइडेड बाई 2 20 दिन में करेगा। तो यस बैठ रहा है तो यानी ए तो फिट बैठ रहा है, एकदम करेक्ट है। दूसरे को ट्राई करते हैं। एक्स वाई और जेड 32 और जेड भी 32, ठीक है। तो 32 और 32 वैसे होना नहीं चाहिए इस हिसाब से, बैठ रहा है बट ठीक है, बैठा के देखते हैं एक बार। तो इस हिसाब से इन दोनों का जो एफिशिएंसी निकलेगा वो निकल के आएगा 32 ही ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये 32 ही ले लेते हैं। तो ये एक और ये एक, आई थिंक ये बैठेगा नहीं इसमें ना, अगर ये तीनों मिलके 12 दिन काम करें, विच इज नॉट फिजिबल। यस बी इज नॉट फिजिबल यार, बी इज नॉट फिजिबल, ये हटा देते हैं, ये फिजिबल नहीं है, बी फिजिबल नहीं है, हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि तीनों ही मिलके 32 दिन ले रहे हैं। तो वाई जेड अकेला कैसे 32 दिन लेगा? वो इट इज नॉट फिजिबल, अगेन इट्स नॉट फिजिबल, ठीक है। अगले ऑप्शन पे आते हैं। एक्स वाई जेड 32 और जेड अकेला 128, तो इनका एलसीएम 128 ही निकलेगा। तो इनका जो एफिशिएंसी है 4 आ जाएगा और जेड का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा, यानी एक्स और वाई का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। तो ये कहता है तीनों मिलके 27 दिन काम करेंगे इस हिसाब से, 27 दिन तीनों मिलके।
तो तीनों मिलके 27 दिन में कितना काम कर लेंगे? 108। तो काम बचा कितना? 128 माइनस 108, 20। और जेड की एफिशिएंसी एक ही है, तो यानी बचा हुआ काम 20 दिन में कर देगा, यानी सी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 40, तो फिर से वही चीज़ होगी, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं, एक बार हटा देता हूँ पूरा। तो ये कह रहा है एक्स वाई और जेड 32 दिन लेंगे, तो अगर जेड को अकेले को 40 दिन लग रहे हैं, तो एलसीएम की तरफ अगर हम जाएं तो फिर से 160, ये 5 और इसकी एफिशिएंसी 4, तो यानी एक्स और वाई की एफिशिएंसी 1। तो ये कह रहा है पांचों तीनों मिलके 16 दिन काम करेंगे, तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा इसके हिसाब से? तो आई थिंक 16 दिन में 16 इंटू 5 80 काम हो जाएगा। तो काम बचा कितना? 80, तो 80/4 यानी ये भी 20 दिन। तो करेक्ट है ये भी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट बी करेक्ट नहीं है, तो ए सी डी होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑल 3 ए सी डी कर दीजिए इसको, मेक इट लाइक ए सी डी, ठीक है। वो शायद एक ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, तो द राइट आंसर इज ए सी डी, 4th ऑप्शन। ए सी एंड डी आएगा, बी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बी इज नॉट पॉसिबल इन दैट सिनेरियो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? वो बी रखना ही गलत है, क्योंकि तीनों मिलके 32 दिन ले रहे हैं, तो अकेला जेड 32 दिन में कैसे करेगा? वैसे बिठाओगे वैल्यू वाइज बैठ जाएगा कि भाई ये तीनों मिलके 32 दिन में काम कर रहे हैं, जेड की एफिशिएंसी 32 है। अगर ये तीनों मिलके भी 12 दिन काम करेंगे, तो भी मतलब 12 दिन काम करेंगे तो बचा हुआ काम 20 दिन में ही होगा, वो तो ठीक बात है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन इट इज नॉट फिजिबल ना कि एक्स और वाई की एफिशिएंसी 0, ठीक है। तो ये गलत चीज हो जाती है, तो दिस इज रॉन्ग, वैसे बैठेगा नहीं है। बी सी डी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, तो द राइट आंसर इज ए सी डी। इसको करेक्ट कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा भावनाओं को समझ के कर लिया करो, क्योंकि बना फ्रेश क्वेश्चंस होते हैं, तो कभी कभी मुझे इतना एडिट करने वो नहीं समझ में आता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई गलत नहीं था। सो द राइट आंसर विल बी ए सी एंड डी, बी गलत हो जाएगा। चलिए अगला बना दीजिए जल्दी से, क्या होगा? Age of Rahul after 4 years from present will be 1/3 of the age of his father at that time. If Rahul and his mother is 24 years and 3 years respectively younger than his father, and his father got married before 10 years from the present, then what was the age of mother at the time of marriage? बताइए। चलिए जल्दी से बताइए यार, आजकल डेथ की खबरें बहुत आ रही है। आज भी एक और न्यूज़ आई है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की डेथ हो गई है, जो सिंगर है, फेमस सिंगर, उनकी डेथ हो गई है। यस, चलिए जल्दी से बताइए। चिन्मय का आंसर आ रहा है 17। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। ये कहता है एज ऑफ राहुल आफ्टर 4 years फ्रॉम प्रेजेंट विल बी 1/3 एट द एज हिज फादर एट दैट टाइम। यस, सबका अलग अलग आ रहा है। आई थिंक 19 इज द राइट आंसर। देखते हैं। ये कहता है राहुल का जो एज है आफ्टर 4 year, 4 साल बाद, ठीक है ना, विल बी 1/3 द एज ऑफ हिज फादर एट दैट टाइम, यानी 4 साल बाद राहुल और उसके फादर का जो एज होगा वो 1:3 होगा। ये बात क्लियर है? फिर ये कहता है इफ राहुल एंड हिज मदर इज 24 year एंड 3 year रिस्पेक्टिवली यंगर देन हिज फादर, यानी राहुल और उसके फादर में एज का फर्क कितना है? 24 साल का होगा। तो इनके बीच में एज का जो गैप है 24 साल का होगा, यानी कॉमन फैक्टर विल बी 12। तो यानी 4 साल बाद राहुल की एज 12 होगी और उसका फादर जो होंगे 36 ईयर के होंगे,
ठीक है। और उसी समय पे इसकी जो मदर है वो 3 साल छोटी है, यानी 33 ईयर्स की हो जाएंगी। ये 4 साल बाद की एज है तीनों की। तो प्रेजेंट एज क्या होगी? तो 8, 32 और 29। गॉट इट? ये सीक्वेंस क्लियर हो गया क्या? अब ये कह रहे हैं हिज फादर गॉट मैरिड बिफोर 10 ईयर्स फ्रॉम प्रेजेंट। तो इसके फादर का जो मैरिज है 10 साल पहले हुआ था, तो इसकी मदर का एज क्या होगा? तो मदर भी 10 साल पहले, एज 19 ईयर्स। सो द राइट आंसर इज 19 ईयर्स। काफी आसान क्वेश्चन था ये, सिर्फ लैंग्वेज घुमा के रखी गई थी। क्वेश्चन वॉज वेरी वेरी इजी, बट अगेन अ लैंग्वेज प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। ठीक है, गॉट इट? समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए हाँ या ना। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन था, लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ना था। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और अनअकैडमी पे मेरे पेड क्लासेस को फॉलो करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी। मेरा नया बैच मेंस के लिए शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से, 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दैट। और इसका जो स्केड्यूल रहेगा वो रहेगा 6 बजे 6 PM, ओके, टू 7:30 PM। क्लियर फ्रेंड्स? तो 6 बजे से लेके 7:30 बजे ये मेरा नया बैच है, यू कैन ज्वाइन दैट, ओके, एंड स्टार्ट विद अस। क्लियर? तो ये पूरा जो बैच रहेगा दैट विल बी टोटली डेडिकेटेड टू IBPS PO मेंस। IBPS PO मेंस ये लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें करवाए जाएंगे। तो जो लोग भी IBPS PO को टारगेट कर रहे हैं और मेंस लेवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि देखो एग्जाम भले ही PO मेंस की हो तो सीखे के कंसेप्ट तो हर मेंस में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है ना? तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें हमने बनाए हैं, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हैं। इसके अंदर पूरा कंप्लीट DI, डेटा सफिशिएंसी, केसलेट मेंस लेवल के, प्लस आपके क्वांटिटी 1 2 और न्यू पैटर्न नंबर सीरीज, ये सभी चीज़ें कवर की जाएंगी। ठीक है ना? सो यू कैन ज्वाइन डेफिनेटली ओवर हियर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस बैच में करवाऊंगा। तकरीबन 1.5 मंथ का बैच है। ठीक है? तो 1.5 मंथ का बैच रहेगा एंड यू कैन ज्वाइन विद अस। ओके फ्रेंड्स? ठीक है, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। और अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन का कॉस्टिंग रहता है जिस तरह से दिखा हुआ है। आपको बस रेफरल कोड याद रखना है दोस्तों, लोकेश। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन इसमें से ले सकते हैं, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स, ओके। क्योंकि देखिए बैंकिंग का तैयारी जब करते हैं तो आप पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर करेंगे तो आपको मिनिमम मेरे हिसाब से 1 ईयर का पैकेज हमेशा सूटेबल रहेगा। 6000 कॉस्टिंग है और इस पर भी 10% डिस्काउंट के बाद ये बन जाता है 5400 रुपये। ठीक है, गॉट इट फ्रेंड्स? चलिए, तो फिर मिलेंगे हम लोग कल, फिर मिलेंगे कल। हमारा एक स्पेशल लेक्चर है 3 घंटे का, विल कवर इट अप। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।